जिम्मेदारी नहीं होती है। और जैसे ही आपकी जॉब लगती है तो आदमी सोचता है कि अगर मैं 50,000 रुपये महीना कमाता हूँ तो एटलीस्ट 50,000 रुपये महीना का काम शुरू करूं, ताकि मुझे, तभी मैं ये जो है कुछ अपनी एंटरप्राइज खड़ी करूं। तो ये चीजें आपको फिर आगे जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपकी जिम्मेदारियां होती है, आपकी फैमिली होती है, और आप उन जिम्मेदारियों में उलझ के रह जाएंगे और कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बिजनेस आप जितने जल्दी स्टार्ट करें और उतने ही बड़े हो, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो आपका बिजनेस का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, और बिजनेस का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो आपके फंडिंग रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और रिस्क भी उतनी बढ़ेगी। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, अगर आप आज कुछ नहीं कमाते हैं, अगर आपका बिजनेस 10,000 रुपीज पर मंथ भी आपको कमा के देता है तो आप खुश होंगे, और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। कोई भी बिजनेस कभी भी एकदम से फ्लॉरिश नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी नए बिजनेस लगाना चाहते हैं उनको, कि आप एटलीस्ट 1 साल तक आपका बिजनेस लॉस में जाएगा, यू शुड बी रेडी फॉर दिस। आप अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बोल दीजिए कि 1 साल तक आप मेरे से पैसे नहीं मांगे, बल्कि मुझे खाना भी आपको ही खिलाना पड़ेगा, मेरा बिजनेस मुझे नहीं कमा के देगा। और अगर गलती से आपका बिजनेस फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट में आ गया तो आप बहुत बड़े डेंजर में फंसने वाले हैं, क्योंकि आपने बिना मेहनत किए सक्सेस अगर देख ली तो आप बहुत बड़ा रिस्क उठाएंगे और बहुत बड़ा नुकसान उठाने के चांसेस होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप में कुछ आइडिया है, आपके मन में कुछ ललक है करने की, तो आप आज ही स्टार्ट करें। आप ये मत सोचिए कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बिल गेट्स हैं या मार्क जुकरबर्ग हैं, इनको आप जानते हैं, इन्होंने अपने एजुकेशन को बीच में छोड़ दिया, क्योंकि इनके पास आइडिया था और उनको लगा था जब तक ये आइडिया, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की सोचूंगा तब तक ये आइडिया कोई और अप्लाई कर देगा, फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो ये समय जब होता है वो आज ही होता है, कल कभी भी नहीं आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम शुरू करें। लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि होता क्या है, बिजनेस क्या होता है, वो हमें मालूम होना चाहिए। प्लीज मैडम हाँ जी पीपीटी स्टार्ट करें। तो जैसे आपने, सर ने बताया कि मैं एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में कार्यरत हूँ, जिसका कार्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना है। और इसमें सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम होते क्या है। उद्यम में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो जो कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसको हम हिंदी में विनिर्माण करते हैं, अर्थात आप पदार्थ की किसी भी अवस्था को परिवर्तित करते हैं। तो पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने का मतलब, आपने जैसे एक स्टील की रॉड ली, उसमें कट किया और उसको कुछ अलग शेप दे दी लेथ मशीन पे, और वो आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली। ये एक पदार्थ की अवस्था को बदलने का तरीका है। या आपने कुछ ऐसे फूड आइटम लिया, उसको फ्राई किया और पैक कर दिया, तो ये आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में आता है। ये है, दूसरी होती है सर्विस इंडस्ट्री, जिसमें आप किसी को सेवाएं देते हैं, जैसे लॉन्ड्री है, वो सर्विस इंडस्ट्री है। इसी तरह से आप कंसल्टेंट है तो आप सर्विस देते हैं, आपने कोई फोटोकॉपी मशीन लगा रखी है तो एक सर्विस इंडस्ट्री है, आप कोई टेस्टिंग लैब लगा रखी है तो वो सर्विस इंडस्ट्री है, डॉक्टर्स हैं, ये सर्विस टेस्टिंग लैब है, ये सब सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये दोनों तरह की इंडस्ट्रीज, वो जो है लघु उद्योग में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी एक उद्यम की श्रेणी में आता है और उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। और इनकी उद्यम, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की जो परिभाषा है, वो प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर, इस पे डिपेंड करती है। आप की जो बिजनेस है उसमें कितना प्लांट एंड मशीनरी, नेक्स्ट स्लाइड में। जी सर, सुन पे करें। तो जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में, तीन तरह की हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो में हम इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़ और टर्नओवर उसका 5 करोड़ तक है। तो अगर 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है आपका बिजनेस में तो भी आप माइक्रो कहलाएंगे, बहुत छोटा, सूक्ष्म। और 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट स्मॉल में होता है, टर्नओवर उसका 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से 250 करोड़ तक का टर्नओवर। टर्नओवर आप समझते हैं कि
हर साल में आप कितने रुपए का सामान बेचते हैं या कितने रुपए की सर्विसेज देते हैं। तो वो ये टर्नओवर कहलाता है, एनुअल टर्नओवर कहलाता है। और इसी बेसिस पे हम रजिस्ट्रेशन आपको डिफाइन करते हैं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम क्या है। तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है, माइक्रो के लिए कुछ ज्यादा है, स्मॉल के लिए थोड़ी कम है, मीडियम के लिए और थोड़ी कम है। इसके ऊपर होता है तो उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, उनको फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डील करती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिर्फ ये दो चीजें और बैंक अकाउंट डिटेल, ये तीन चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जरूरी है कि आप कुछ प्रोडक्शन या इस तरह का कोई काम शुरू करें। अभी आपने कुछ शुरू नहीं किया, सिर्फ सोच रहे हैं, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं। और ये एक ई सर्टिफिकेट है ऑनलाइन, आप जैसे देख रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, इसमें आप जाके एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी अभी आप घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई गलती लैपटॉप पे मतलब आप कोई साइट सर्च करके आ जाते हैं और वो चार्जेस मांगता है, तो इसका मतलब वो फेक साइट है। तो उस किसी भी व्यक्ति को या कंपनी को उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई चार्जेस नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। यस। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने का फायदा क्या होता है? उद्यम रजिस्ट्रेशन से आपकी कंपनी एक एंटिटी बनती है और इसके साथ आपको गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट मिलता है। हम आगे स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन एक आपकी एंटिटी है और उससे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कहीं भी, उसमें गवर्नमेंट को पता लगता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे। मैम स्लाइड चेंज। हाँ जी सर। बेनिफिट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंने जैसे आपको बता दिया है। अब इसमें रिटेल एंड होलसेल ट्रेड भी आप एप्लीकेबल हैं। जो रिटेल करना चाहते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करा। अभी हो गए। जो बात करेंगे सर फंडिंग की। सर अभी इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज। शेयर करिए सर। शेयर। चेंज नहीं हो रहा। सर एक मिनट सर। ठीक है। ओके, तो ये बिजनेस हम जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए जो 5 स्टेप्स हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके पास कुछ बिजनेस होता है क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया किसी भी तरह का हो सकता है। वो आइडिया एस्टेब्लिश्ड आइडिया भी हो सकते हैं। सपोज आपने देखा होगा कि जगह जगह ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं, तो मैं भी अपने घर में एक ब्यूटी पार्लर लगा दूं, तो वो भी एक आइडिया है। और जो भी आइडिया होता है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी ना किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं।
तो आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें, आप पहले ये ध्यान रखें कि कस्टमर को प्रॉब्लम कहाँ है, या वो कस्टमर ढूंढे जिसको प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। आप अपने मन में कुछ भी आप ऐसे विचार कर लें कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, और बहुत लोग आएंगे, ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, तो हम पहले इजी से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो काम हमारे कंट्रोल में है वो करना चाहते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल तभी होगा जब आप किसी ना किसी को कुछ बेनिफिट देंगे। और ये ध्यान रखिए कि कस्टमर को आपसे कोई रिलेशन नहीं है, कस्टमर आपसे कम दाम में अच्छी सर्विस चाहता है। उसके सर्विस को अगर आप उस दाम में, जिसका प्राइस में उसको मिल रही है, उससे कम दाम में अगर नहीं देंगे तो आपको वो नहीं लेगा। और हर तरह के कस्टमर्स की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर कोई, आप जैसे गांव में रहते हैं, वहां के लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम है, वहां उनको आप 10,000 रुपए की चीज 6,000 रुपए में या 5,000 रुपए में देंगे तब भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है उस तरह की चीजें खरीदने की। लेकिन अगर आप कोई 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में भी देंगे तो हो सकता है वो परचेज कर ले, क्योंकि उनको वो चीज शहर में जाके वहां से लाने में जो मेहनत लगती है, तो वो मेहनत के अलावा कॉस्ट भी आती है, तो वो चीज 10 रुपए की प्रोडक्ट उनको हो सकता है 15 रुपए की पड़े। तो अल्टीमेट कस्टमर को वो किस प्राइस में पड़ती है, उस प्राइस से कम दाम में अगर आप दे सकते हैं सर आप तो इधर आप आप जो सक्सेसफुल हैं। जैसे आप देखिए, अभी ऑनलाइन पीछे मार्केट का देखिए। जमाना है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हमें कम दाम में चीजें भी मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारे किराना स्टोर सक्सेसफुल है। हर गांव में किराना स्टोर है, हर मोहल्ले में, शहरों में किराना स्टोर होती हैं, और वो सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं, दे आर अर्निंग। रीजन, क्योंकि वो एक सुविधा प्रदान करते हैं, और जो प्राइस कस्टमर को लगता है, हो सकता है कि ऑनलाइन में कम लगता हो, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों को ऑर्डर नहीं कर सकता, और उसके जो टाइम होता है, तो प्राइस के साथ साथ एक टाइम और फैसिलिटी, ये भी चीजें होती है। तो आपको आइडिया यही देखना है। आप, जैसे मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि निरमा सर्फ आप सभी जानते हैं। तो निरमा का सर्फ जब स्टार्ट हुआ तो इनके जो ओनर थे वो केमिकल इंजीनियर तो नहीं थे, वो केमिस्ट थे, और वो केमिस्ट थे, उनको टेस्टिंग करते थे। सर्फ उस समय एक कंपनी होती थी, उस सर्फ के नाम से आता था, और उन्होंने टेस्ट कर, उनका काम था उसको टेस्ट करना। तो टेस्ट करते करते उनके समझ में आ गया कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और जब उन्होंने देखा कि इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा है, जिस प्राइस में ये कंपनी को पड़ता है उससे 3-4 गुना प्राइस में ये कंपनी लोगों तक बेचती है, तो उनको लगा कि मैं अगर कम प्राइस में बेचूंगा तो मेरा ये बहुत सक्सेसफुल होगा। और उन्होंने उसके बाद वो काम शुरू करने की सोची, और उन्होंने, उनके पास कोई फंडिंग नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, तो अपने दोस्तों से अपना जो अर्न मनी था, जो बचत थी, उससे उन्होंने शुरू किया, और छोटे छोटे पाउच बना के अपनी साइकिल में लेके वो बेचते थे। गांव गांव जाते थे कि ये 2 रुपए का सर्फ है, इसको आप उपयोग में लें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं अगले हफ्ते या अगले महीने फिर आऊंगा, तब आप मुझे इसकी पेमेंट दे देना। तो वो अपने पैसे से लोगों को सर्फ बांटते थे, पर उनका सर्फ क्योंकि इतना सस्ता था और इतना अच्छा था कि जब वो जाते थे तो लोग आगे से तैयार होते थे कि आपने हमको 2 पैकेट दिए थे, ये लीजिए पैसे, और हमको 10 पैकेट और दी। तो वो साइकिल पे शुरुआत हुई निरमा कंपनी की, और आज निरमा पेट्रोकेमिकल लेवल तक पहुंच गई है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि निरमा जो कंपनी है वो उनकी बेटी के नाम पे है, जिसकी डेथ हो गई थी जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। उसका नाम निरुपमा था, उससे उन्होंने निरमा कंपनी का उन्होंने स्टार्ट किया। इसलिए निरमा के हमेशा एक लोगों पे एक लड़की होती है। तो ये बहुत छोटे से लेवल से इतने बड़े लेवल तक कि वो निरमा कंपनी, कहते हैं कि निरमा कंपनी जिसको चाहती है उसकी गुजरात में गवर्नमेंट बनती है, उस लेवल तक निरमा पहुंच गई है। ऐसे ही धीरू भाई एक अंबानी है, जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे, आज हमारी इंडिया की नंबर 1 कंपनी में से एक है। तो ये, आप अगर इतना बड़ा बनना चाहते हैं तो कभी भी किसी जॉब में जॉब करके, धीरू भाई अंबानी कितने भी बड़े आईएएस बन जाते,
उनको कोई नहीं पूछता। आज हम सब जानते हैं उनके बेटे, और उन्होंने अपनी मतलब 7 जनरेशन तक वो एक स्टेब्लिश कर दिया है। तो ये इसके लिए आइडिया बहुत जरूरी है, आइडिया होना चाहिए। आप कोई आइडिया है, जैसे स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप में आइडिया यूनिक होता है जो पहले कभी नहीं होता। अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, मैं स्कीम्स के आगे चर्चा करूंगा, तो बहुत सारे लोगों को हमने हेल्प दी है जो नए नए तरह के आइडिया बनाते हैं। जैसे आईआईटी जोधपुर में एक स्टूडेंट है, वो पानी को छानने का आइडिया है, जो पुराने टाइम में हमारे घड़े हुआ करते थे, वो मिट्टी से ऐसा बना रहे हैं जिस बिना बिजली के वो पानी छन के, और वो उसमें से फ्लोराइड निकल जाए, उसमें से केमिकल निकल जाए, वो सिर्फ छानने से, मिट्टी से छानने से वो। तो ये गांव गांव में उस तरह की चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी, तो गवर्नमेंट उनको फंड दे रही है, वो उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग नए नए आइडिया के साथ, जैसे पानी के ऊपर बहुत सारे, हमारी राजस्थान में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो पानी पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कि पानी में हम कुछ बैक्टीरिया डेवलप करते हैं जिससे फ्लोराइड खा जाए। तो आप में से जो लोग केमिकल पे के काम कर रहे हैं, बीएससी केमिकल में है, तो वो लोग इस तरह की चीजें सोच सकते हैं। और वो आप आइडिया वो देखिए जिसमें अपने सोसाइटी को बेनिफिट, तब आपको गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। अगर आपका बिजनेस आइडिया है जिसमें सोसाइटी का ज्यादा बेनिफिट नहीं है, तो गवर्नमेंट कम हेल्प करती है उसमें। तो ये बिजनेस है, इस तरह की आइडिया लें। तो आइडिया हमेशा से वो होना चाहिए जिसमें कोई एक परेशान कस्टमर को बेनिफिट हो, और उसको कम प्राइस में हम सामान दे सकें। इसके बाद वो आइडिया तो आपने एस्टेब्लिश कर दिया, सपोज जैसे अभी पेट्रोल की कमी है, तो हमने कोई आइडिया बना लिया कि हम पेट्रोल बनाएंगे, लेकिन आपको पेट्रोल बनाने की टेक्निक नहीं मालूम, तो इस तरह के आइडिया का कोई मतलब नहीं है। तो आइडिया वो हो जिसके पास, आपके पास नेक्स्ट एक है, स्किलिंग होनी चाहिए। स्किलिंग मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अभी तो सुबह ही मेरे पास आए कि सर मैं एक स्टूडेंट के मैं एक ऐसा ऐप बना दूं कि वे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो उनको मैंने कहा भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो बोला सर मैं तो बीए पास हूँ। तो मैंने कहा आपके पास वो स्किल नहीं है तो आपको कैसे कोई सपोर्ट करेगा। आपको पहले कोई कंप्यूटर कोर्स करो, इस तरह की चीजें सीखो, ऐप कैसे डेवलप होता है, कोडिंग सीखो, तब जाके आप कोई ऐप बनाने में एंट्री करो। तो बेसिक स्किलिंग आपको लेनी है। हमारी मिनिस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, कभी उस तरह की चीजों में आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत के जो है प्रधानमंत्री नॉलेज के पीएम के वाई एक ट्रेनिंग है, उसमें आपको इस तरह की ट्रेनिंग लें। बहुत सारे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स आपने देखा होंगे, टिंकरिंग लैब स्कूलों में लगी हुई है, कॉलेजेस में लगी हुई है, वहां से आप इस तरह की चीजों को, आइडिया को देखें। इसके बाद मेंटरिंग होती है। मेंटरिंग के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम है, जैसे हम एक मेंटर हैं, आपको गाइड करेंगे। इसके बाद इंक्यूबेशन, अगर आप कुछ ऐसा यूनिक आइडिया है, वो इंक्यूबेशन होता है। तो वो इंक्यूबेशन करने के लिए हम मेंटरिंग सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देता है। कॉलेज में भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, स्किल है, और वो रजिस्टर्ड है, तो जैसे हम आगे बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम की, तो उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम है। राजस्थान गवर्नमेंट का आई स्टार्ट एक सेंटर है जहां आपको इस तरह की मेंटरिंग सपोर्ट मिलती है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। जब आप मेंटरिंग करके आपका वो, आपको एक आइडिया आप इस लेवल पे ले आते हैं कि अब हम इस पे बिजनेस कर सकते हैं। तो आप, जरूरी नहीं है कि आपके पास यूनिक आइडिया हो सकता है कि आपके पास पुराना सा एस्टेब्लिश आइडिया हो कि सर जयपुर में इस तरह का एक शॉप लगती है। जैसे मैंने देखा कि आजकल पूरे सिटी में जो अपने महिलाएं यूज करती हैं मंदिरों में, ये जो पूजा पाठ का काम होता है, उस तरह की बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ आपको धूप बत्ती अगरबत्ती से लेके शादी ब्याह में जो पूजा पाठ में काम आने वाली हर चीज मिलती है। तो वो ऐसी चीज है, वो ऐसी आप देखें कि आसपास मेरे कहीं नहीं है, तो आप वो बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने आसपास बेकरी खोल सकते हैं। तो ये चीजें, ये एक आइडिया है। आप देखें कि हमारे यहाँ आसपास लोग परेशान है कि अच्छे बेकरी प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, बिस्किट नहीं मिलते हैं, केक नहीं मिलते हैं, पेस्ट्रीज नहीं मिलती हैं। तो मैं अपने एरिया में इस तरह के बिजनेस खोल सकता हूँ, या अब मैं बेकरी बना भी सकता हूँ। या बड़े लेवल पे काम करें तो आप इवन पास्ता मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, न्यूडल्स मैगी जैसे न्यूडल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे जो आइडिया है, इनमें आपको
टेक्नोलॉजी मिल जाती है अवेलेबल, और उसके लिए आपको फिर सीधे आप फाइनेंस, उसके लिए आपको मेंटरिंग की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर आप सीधे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाएंगे। और उसके बाद मार्केटिंग आती है। तो सबसे लास्ट में जो मार्केटिंग में भी गवर्नमेंट हेल्प करती है, लेकिन आपको कोई भी आइडिया स्टार्ट करने से पहले मार्केटिंग को ध्यान में रखना चाहिए। अभी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो हेड होते हैं वो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, क्योंकि बेचना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मार्केटिंग में कस्टमर कितना बड़ा तो मार्केट है, कितने करोड़, कितने 100 करोड़ का मार्केट है, और उसमें से हमको कितना मिल सकता है, हमारा कंपटीटर कौन रहेगा, ये ध्यान रखें। और ये जरूरी नहीं कि आप एस्टेब्लिश प्रोडक्ट ही बेचिए। जैसे आप साबुन है, साबुन की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि साबुन बना के ही उनसे कंपटीशन करेंगे। आप ये देखें कि साबुन का काम क्या है, साबुन क्या काम करता है। साबुन आपको हाथ पैर धोने के लिए, आपके बॉडी को धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए काम आता है। अगर आप ऐसा कोई सोल्यूशन बना लें, केमिकल सोल्यूशन बना लिया, या आपने घरों में पहले जैसे होता था उपटन होता था, इस तरह की कोई चीज निकाल ली, तो आप वो साबुन के अलावा आप कोई लिक्विड चीजें भी निकाल के और वो भी काम ले सकते हैं कि आप ये साबुन की जरूरत ही नहीं है आप। तो ये नए नए आइडिया हैं, इस तरह की चीजों का आप सोचें। और जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम पे अटैक करें। सॉल्यूशन तो पहले से होंगे, पर आप एक नया सॉल्यूशन लेके आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में। सर ये ठीक है स्लाइड? एक मिनट, अभी शो नहीं हो रही मेरे को। स्लाइड शो नहीं हो रहा है सर? हाँ अभी हो गया। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप जो जैसे मैंने कहा कि एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, और उस प्रॉब्लम से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, चेंजेस करें, कुछ नया चेंज करें। हमारा वर्ड जो है कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। आप चाहे तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, यूनिक नॉलेज भी होती है। तो जैसे किसी भी अपॉर्चुनिटी जो होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए है सबसे पहले सॉरी, डिमांड होनी चाहिए। डिमांड का मतलब है सप्लाई भी होगी, डिमांड भी होगी, लेकिन गैप होना चाहिए। डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए। इसके बाद उसको बनाने के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और उसके बाद उसकी फंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद होती है नीच कैपेबिलिटी। नीच कैपेबिलिटी वो कैपेबिलिटी होती है जो आपको आपके कंपटीटर से आगे रखती है। वो कुछ भी हो सकती है, वो आप में बहुत अच्छी स्किल हो सकती है, या आपके पास रिसोर्सेस हो सकते हैं, या आपके पास रॉ मटेरियल हो सकता है, या आपके पास कस्टमर की नॉलेज हो सकती है। सपोज आप में से ऐसे लोग हैं जो जिनके घर में आड़त का काम होता है, तो उनके एक स्पेसिफिक एडवांटेज होता है अगर वो फूड्स रिलेटेड बिजनेस करते हैं, और तो उनको अपना रॉ मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से आपके घर में स्टोर रखा हुआ है, और उनको आपको एक बेसिक रॉ मटेरियल की प्राइस वेरिएशन का पहले से नॉलेज है। तो ये एक निच कैपेबिलिटी है। ऐसी कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि नए नए स्टार्टअप है, वो भी वो बोला इस तरह के आ रहे हैं, तो आप भी कुछ नए काम उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट। नहीं हो रहा सर। अभी इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत क्रिएटिव लोग हैं, कुछ कुछ स्लाइड के ऊपर कुछ कुछ लिख रहे हैं। ओह, ये बात बच्चे कर रहे हैं, तो ये बच्चे कर रहे हैं। इस तरह की मेंटरिंग। नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड। ये कौन स्लाइड्स के ऊपर कोई लिखने की कोशिश कर रहा है, ये पेंट करने की कोशिश कर रहा है कोई हाँ सर, पार्टिसिपेंट? वो अच्छे क्रिएटिव पर्सन है मैडम आपके कॉलेज में, तो अच्छी बात है। लोगों को क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये सबसे जरूरी है। ये जो भी स्टूडेंट कर रहा है सर प्लीज आप ये इसको बंद करिए। क्रिएटिविटी नहीं है, ये बंद कीजिए इसको। जो भी ये कर रहा है ना ये काम, ये स्लाइड्स के ऊपर नहीं लिखने का काम बंद कीजिए, इसे इमीडिएटली इरेज कीजिए। एनोटेशन बंद कर सकते हैं सर नीचे। नहीं, ऐसा है मैडम, हम बोलते हैं कि उद्यम वही लगाएगा जो उद्यमी होगा। उद्यमी होना जरूरी है। जो भी प्लीज कर रहे हैं, प्लीज अपना स्क्रीन ओपन करें, एटलीस्ट मुझे उनका शक्ल देखनी है। आई कैन गिव हिम मेंटरशिप।
क्योंकि बिजनेस वही लगाएंगे, बाकी जो सुन रहे सर हैं ये वो तो सिर्फ सुन के चले जाएंगे। ये सर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। नहीं नहीं, मैं तो हमेशा वही, जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है वो तो सोचेगा मुझे तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, यस सर। वो तो उस चक्कर में उस भवन में पढ़ने वाला है। लेकिन जिसके मार्क्स कमा रहे हैं उसे पता है मेरी जॉब तो लगेगी नहीं, तो उसके लिए बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। आप करें प्लीज, अपना चेहरा भी दिखाएं, यू आर द राइट पर्सन। तो ये कोई बात नहीं मैडम, अपने को आप आगे नेक्स्ट स्लाइड करते रहे, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। जी सर, जी सर। तो नहीं सर, डेवलपमेंट काम करते रहते हैं। और अब हम सीधा फंडिंग पे आते हैं मैडम, जी क्योंकि सर। आज का हमारा प्रोग्राम फंडिंग से रिलेटेड है। तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो कोई बहुत यूनिक आइडिया नहीं है, एक स्लाइड इसमें। तो यूनिक आइडिया नहीं होने की वजह से आपको जो एक स्टार्टअप स्कीम है उसका बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास और बहुत सारी चीजें। सबसे आसान फंड है मुद्रा स्कीम। जी मुद्रा सर। स्कीम में आपको, नेक्स्ट स्लाइड में, जी सर। इजी फंडिंग मिलता है। आप, बहुत छोटा आइडिया है, आप में कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप देखेंगे कि आपके मोहल्ले में, आपके टाउन में, इवन जो कचौरी बनाने वाला है वो भी एक लाख रुपए महीना तक कमा लेता है। इवन गोलगप्पे बेचने वाला भी 50-60 हजार रुपए महीना तक कमाता है। तो वो एक आईएएस से ज्यादा अर्न करते हैं। और इस तरह के लोगों को, इस तरह का काम भी आपको बहुत सारी बेनिफिट है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुभारंभ किया था, जिसमें 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपको फंडिंग मिलती है। जो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, अभी आप 18 साल से ऊपर हैं और अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास है शिशु, इसमें 50,000 रुपए तक का आपको फंड मिल जाएगा। आप कोई भी काम शुरू करें, बैंक जाएंगे। इसके बाद आप किशोर है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का फंड मिलता है, और उससे ऊपर 5 से 10 लाख रुपए तक का। किशोर तरुण, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनके पेरेंट्स कुछ बिजनेस करते हैं या किसान हैं या छोटा मोटा काम कर सकते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलके कोई इस तरह का मुद्रा योजना में लोन लेके आप काम कर सकते हैं। इसके बाद जो स्कीम है बहुत ज्यादा, वो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फंड, पीएमईजीपी। पीएमईजीपी के अंदर आपको 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पे लोन मिल जाएगा। इसके लिए 15% सब्सिडी मिलती है। और इसमें अगर वुमेन या गर्ल्स हैं या SC ST हैं तो 25% सब्सिडी मिलती है। और अगर आप सपोज गांव में शुरू कर रहे हैं कोई काम, तो 10% और मिलती है। तो अगर आप 10 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं और गांव में कोई SC ST या वुमेन शुरू करती है, तो उसको सिर्फ 6.5 लाख रुपए का ही लोन वापस करना है। 3.5 लाख रुपए का लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी। अगर आप शहर में काम करते हैं तो 15% सब्सिडी एक जनरल। तो ये फंडिंग मिलती है, और इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। पीएमईजीपी एक साइट है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC के थ्रू ये अप्लाई होती है। और उसकी जिला उद्योग केंद्र में ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है, और वहां कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको वापस रिवर्ट बैक होता है विद इन 1 मंथ। और अगर आपकी बिजनेस प्लान सही है तो आगे वो फॉरवर्ड कर देते हैं बैंक। और बैंक भी आप इसमें अपने का आसपास का चूज कर सकते हैं, ऑप्शन है। और वो बैंक वाले फिर आपकी प्रोसेस को, प्रोजेक्ट को फिर एसेस करते हैं, और फिर एसेस करने के बाद आपको वो लोन देते हैं। हो सकता है वो मना भी कर सकते हैं उसके बाद भी। तो आप हमेशा जब भी लोन लेने जाएं तो ये सोचें कि हमें लोन वापस करना है, तो हम कैसे लोन वापस कर पाएंगे, ये ध्यान रखें। बैंक जो भी लोन देता है वो उसका हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि लोन वापस आने की गारंटी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप बिजनेस प्लान बहुत अच्छे से बनाएं। नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे मैंने कहा कि 50 लाख रुपए तक का इसमें प्रोजेक्ट है, और सर्विस सेक्टर का या ट्रेडिंग का इस तरह का काम है तो 20 लाख रुपए तक। इसके बाद भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप शुरू कर सकते हैं 1 करोड़ तक भी, लेकिन आपको फंड जो सब्सिडी है वो 50 लाख रुपए की मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड।
स्टैंड अप इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसपे हर बैंक को गारंट को बाध्य किया गया है कि साल में एक एससी, एक एसटी और एक वुमेन को आपको लोन देना ही है, इजी लोन जिसको बोलते हैं। तो वो इस तरह के स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो आज हम पढ़ने की बात कर रहे थे, ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में जो लॉन्च हुई थी, और इसका पर्पज ये था कि यूनिक आइडिया के साथ लोगों को डेवलप करना है, क्योंकि स्टार्टअप ऐसे आइडिया होते हैं कि उनमें बहुत ऑप्शंस होते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो वो आप हेलो हाँ, 1 मिनट 10 मिनट 5 मिनट। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम में आपको इसलिए गवर्नमेंट इजी फाइनेंस करती है ताकि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप है जैसे, या गूगल है, ये सब एक स्टार्टअप की तरह शुरू हुए, बहुत कम फंडिंग में शुरू हुए और बहुत हाई लेवल तक पहुंच गए, वर्ल्ड वाइड इनकी प्रेजेंस शुरू हो गई। तो ऐसा कुछ आइडिया लेके आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जीमेल आप जानते हैं, जीमेल भी एक इंडियन ने स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत मेहनत की, 2 साल तक लोगों को समझाते रहे कि ऐसा एक ईमेल होगा। पहले ईमेल पहले से लॉन्च हो चुका था, पर वो ऐसा मेल चाहते थे जिसमें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको दो, सर्विस को। और बैंक उनको बार बार मना कर देते थे। अल्टीमेटली स्टार्टअप में उनको अमेरिका में एक लोन मिला और उनका स्कीम उन्होंने चलाया 2-3 साल तक चलाते रहा। बाद में इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है और उनकी कंपनी लॉस में थी 3 साल के बाद भी, उसके बाद भी उनको मेरे ख्याल से $80 करोड़ में वो परचेज कर ली गई। ये बहुत पुरानी बात है, जब स्टार्टिंग में इस तरह की चीजें स्टार्ट हुई। तो आप भी कोई आइडिया शुरू करते हैं, जैसे जोमेटो है, ये अभी अब जाके शायद प्रॉफिट में आ रहे हैं, और ओला, उबर, ये सब 2-3-4-5 साल तक लॉस में रहते हैं, लेकिन आपको फंडिंग मिलती रहती है क्योंकि उनको पता है कि इसकी स्कोप बहुत है इसमें आगे बढ़ने की। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, उनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, जिसमें आपको स्टार्टअप में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आप एक लीगल एंटिटी बनाएं अपनी कंपनी की और उस लीगल एंटिटी के थ्रू आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपको रिलैक्स नॉर्म्स मिलेंगे और आपको स्टार्ट करने के लिए भी इजी है और बंद करने के लिए भी, कंपनी बंद करना भी आसान होता है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स बेनिफिट देती है 3 साल तक, और 7 साल तक के लिए आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। कैपिटल गेन में आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम है। नेक्स्ट इंक्यूबेटर स्कीम, एक हम इस पे चर्चा करेंगे। इंक्यूबेशन स्कीम एक, इससे पहली स्लाइड, हमारी मिनिस्ट्री एक स्कीम है, अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं और आप उसको डेवलप करना सर ये चाहते वाली, सर ये स्लाइड ठीक है? हाँ, ये ठीक। तो इसमें हम इंक्यूबेटर्स हैं। इंक्यूबेटर, आपके पास आइडिया है, आपको बहुत थोड़ी सी नॉलेज है लेकिन सपोर्ट नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME हमारी स्कीम आपको सपोर्ट करती है। 15 लाख रुपए तक के आपके आइडिया को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको फंड नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके सपोर्ट के लिए हम कॉलेजेस को फंड देंगे, जैसे MNIT है या SKIT है, IIT जोधपुर है, IIM उदयपुर है। इस तरह के अच्छे लेवल के जो इंस्टीट्यूट है जहाँ प्रोफेसर भी हैं, मेंटर्स भी हैं और लैब्स भी हैं, तो उन लैब्स में इनको डेवलप किया जाएगा आपके आइडिया को, और उसके लिए गवर्नमेंट 15 लाख रुपए सपोर्ट देगी। आप उसको, जब वो आइडिया डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद उसको फिर स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम के तहत आपको फंडिंग मिलेगी। तो इसमें हम टाइम टू टाइम कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं और कंपटीशन में सिलेक्शन करते हैं। अभी पिछले 10 अगस्त को कंपटीशन क्लोज हुआ है जिसमें हमने ओनली फॉर वुमेन के लिए रखा था, इसको हैकाथन बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैकाथन होते हैं जिसमें आपको सपोर्ट मिलता है। सर अभी आपने और क्या उसके नाम बाद बताया? हैकाथन। हैकेथॉन, यस। हाँ, हैकाथन था, वुमेन हैकाथन अभी चल रहा था। अभी ये इसकी हो सकता है 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी इसको
इस कंपटीशन का रिजल्ट दें, उसके बाद फिर नया नेक्स्ट हैकाथॉन स्टार्ट होगा। तो जो भी लोग इस तरह के आइडिया पे काम करते हैं उनको इसमें हेल्प मिलती है, आप इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके लिए सिर्फ आपको ऑनलाइन जाना है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की इंक्यूबेशन स्कीम के लिए, जो मैंने बताया कि होस्ट इंस्टीट्यूट कहलाते हैं, उनमें आपको हेल्प मिलती है। सर एक मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे। सर यस सर, सर एज ए फैकल्टी हम लोग अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एमएसएमई के साथ में, तो इस हाँ, इस डायरेक्शन में क्या एमएसएमई सेक्टर हेल्प कर सकता है, या इस तरह का कोई वहां पे प्रावधान है गवर्नमेंट फैकल्टीज के प्रोजेक्ट के लिए? सर गवर्नमेंट फैकल्टीज के प्रोजेक्ट्स को भी अलाउ है मैडम, और एमएसएमई यूनिट के लिए भी अलाउ है। और इसमें ये होता है कि जैसे आपका कॉलेज होस्ट इंस्टीट्यूट बन सकता है अगर आपके पास अच्छी लैब्स है। लैब किस और सेंस में सर? अगर कोई आर&डी लेवल की लैब हो जिसपे आप आर&डी कर सकें। ज्यादातर कॉलेजेस में जो लैब्स हैं वो सिर्फ आपके सिलेबस को कंप्लीट करती है, अच्छा, तो उस तरह की है, लैब होनी चाहिए। तो और लैब होने के साथ साथ माइंडसेट भी होना चाहिए कॉलेज का। ये तो सर। हमने जैसे एमएनआईटी को दिया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए। हाँ एक जी मतलब एक आइडेंटिटी होनी चाहिए जहाँ इस तरह के लोग सब आप जाएं और वहाँ अपना बिजनेस करें, मतलब अपने नहीं आइडिया को डेवलप करें। जी, नहीं अगर लैब नहीं है तो हम अपने एज ए फैकल्टी हम लोग वहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकते? हमारे एज इंस्टीट्यूशन में ए लैब होना जरूरी है? नहीं नहीं, आप एज ए फैकल्टी तो आप अप्रोच कर सकते हैं, पर वो उस इंस्टीट्यूट फिर कोई और इंस्टीट्यूट होगा। अच्छा, होस्ट सपोज इंस्टीट्यूट आपके कोई पास आइडिया है, जी सर। हाँ, जैसे आपके पास कोई आइडिया है, अभी बताएं जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के हैं एक प्रोफेसर, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, और वनस्थली में जैसे लैब है, वनस्थली को हमने होस्ट इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया हुआ है, उनके पास आर&डी सेंटर है, तो वहाँ के प्रोफेसर उसमें काम कर रहे हैं, उनको हमें हेल्प करते हैं। तो आप भी चाहे आपको, लेकिन आपको जैसे वनस्थली सर्च करना पड़ेगा, उसके लिए कोई होस्ट इंस्टीट्यूट आपको आइडेंटिफाई करके आप आइडेंटिफाई वहां कर। जाके अपना टेस्ट अपने आर&डी करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो इसमें थैंक यू। पैसा किसके होस्ट इंस्टीट्यूट को आता है। प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उनको कोई फंडिंग नहीं करनी। अगर अदर देन स्टूडेंट है तो उनको 15% अपना फंड उसमें एक्सपेंडिचर लगाना होता है। ओके ओके सर। उसके बाद अगर वो होस्ट इंस्टीट्यूट में अच्छी आर&डी सेंटर डेवलप कर दिया है, तो बाद में हम उसको 1 करोड़ रुपए तक के प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी देते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन वो होस्ट इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मतलब आप अपने कॉलेज में जब तक कोई होस्ट इंस्टीट्यूट डिक्लेयर नहीं होता तो आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आप कर सकते हैं अपने लिए, और आप जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का आप आर&डी सेंटर है उसको सेलेक्ट करिए। इसके बाद है, आपने ये सब किया, मार्केटिंग आपको रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट की ई मार्केटिंग प्लेस है, जीईएम जेम। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में हमें, जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है स्क्रीनशॉट ले ऑफिस लें। है, तो हमें कुछ भी परचेज करना है तो जैम के थ्रू जाना है। एक पोर्टल है जैम पोर्टल, उसके हम्म। तहत आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें आपको ये है कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें। कोई भी बिजनेसमैन, इवन आप ट्रेडर हैं तो भी रजिस्टर्ड करें। आपके पास ऑथराइज लाइसेंस होना चाहिए। आप सपोज नहीं, किसी आप अपने में लीजिए सर। स्टेशनरी आइटम की जैसे कंपनी है और कैमल की प्रोडक्ट है, तो आप कैमल से ऑथराइज डीलर बन जाएं और आप जैम में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लें, और आप सप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको ऑनलाइन बिड होगी, और आपको अपने कस्टमर के घर जाके उसको सेलेक्ट, ऐसा बार बार जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑटोमेटिक ऑर्डर आएगी अगर आप प्राइस सही दे रहे हैं। तो ये एक जैम पोर्टल है। इसके अलावा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने कही है कि इस माइक्रो और स्मॉल यूनिट को कम से कम किसी भी गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट, उनमें 25% सब्सिडी, 25% तक आइटम परचेज करना कंपल्सरी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत लाए हैं। इसके अलावा कोई नए लोग हैं, वो डोमेस्टिक ट्रेड फेयर्स में, हमारे उद्योग मेले लगते रहते हैं, उनमें बेनिफिट दिया है कि वहां हम स्टॉल चार्ज और आने जाने का चार्ज दे देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैडम, पूजा मैम लेते रहो आप थोड़ा 2-3 स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्लाइड। यस सर, ये ठीक है सर। हाँ, ये जैसे मैंने बताया जैम के लिए, इसमें आपको मेक इन इंडिया फिल्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं। इसके बाद इसमें हमने चर्चा कर ही ली है। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड।
पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में एक जो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 3% अलग से बोला गया कि कम से कम 3% आपको वुमेन से चाहिए, और SC/ST के लिए 4% बोला गया है, कम से कम 4%। तो ये है, ऐसे इंटरनेशनल स्कीम है, इसके अंदर आपको इंटरनेशनल विजिट भी कर सकते हैं। जो MSME यूनिट है वो इंटरनेशनली जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका खर्चा लेगी, आपको स्टॉल लगाने के लिए जो खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा होगा, वो बियर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। स्क्रीनशॉट पहले तो ले सकते थे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। इसके अलावा अपने हमारे यहाँ डोमेस्टिक जो ट्रेड फेयर है ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें भी आपको हमारी मिनिस्ट्री के थ्रू फंडिंग मिलती है। हमारी एक साइट है, जैसे ये देख रहे हैं, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। जिसमें आप देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन, जो मिनिस्ट्री के डेलीगेशंस भी जाते हैं या ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन के लिए, वो वाले। नेक्स्ट स्लाइड। जो लोग हैं एमएसएमई का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाएं, कोई छोटा सा काम भी शुरू करें अपने आसपास। आपके काम हो रहा है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, वहाँ गेट ग्रिल का काम शुरू करें, PMEGP में अप्लाई करें। आप मुद्रा के थ्रू आपको 50-60 हजार रुपए तक का फंडिंग आप ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसा काम अपने लेवल पे आप करना चाहते हैं वो करें। काम को छोटा या बड़ा नहीं देखें, क्योंकि जो भी छोटा है वो एक दिन बड़ा हो। लेकिन बिजनेस का यही है कि बिजनेस आइदर ग्रोथ और गोज। तो या तो वो चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, या खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बस मेहनत करनी है। छोटे लेवल से स्टार्ट करें तो भी अगर वो सक्सेसफुल होगा तो किसी भी लेवल तक जा सकता है। इसी के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, और जिन्होंने भी मुझे सुना उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। आपका सेशन बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव था। बहुत सारे एरियाज आपने कवर किए, फंडिंग एजेंसीज, फंडिंग स्कीम्स, गवर्नमेंट की साइट्स, बहुत सारी नॉलेज आज हम सभी को आपकी विषय विशेषज्ञता के थ्रू मिली। सर मैं इसमें सबसे पहले मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स का निवेदन करना चाहूंगी, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई सेशन के बारे में अगर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप कह सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी मैडम, अभी तो एक सीट डाला है, आज हमें धीरे धीरे ग्रो करेगा। सर सही बात है। स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा हम सक्सेसफुल हुए हैं, स्टूडेंट को हम अवेयर कर पाए हैं सर अवेयरनेस एक्टिविटीज में। लेकिन आज का सेशन वाकई में बिल्कुल इतना जरूरी है। हमें इस चीज के बारे में सिर्फ हम आइडिया के बारे में सोचें, लेकिन हमें आगे की जर्नी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि फंडिंग हम लोगों को कहाँ से मिल सकती है। सर मेरा आपसे एक निवेदन था, आप एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर सकें तो। मैडम, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं और वो बिजनेस प्लान देखते हैं। जैसे राजस्थान वेंचर कैपिटल है जयपुर में, ऐसे स्टार्टअप ओएसिस है यहाँ। और इनके लिए पहले अपने आप को कहीं ना कहीं स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि आई स्टार्ट के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया के लिए आप कम से कम 2 साल की एंटिटी हो, और उसके लिए फिर आपको एंजल फंड के थ्रू स्कीम मिल सकती है। फंडिंग 3 तरह की होती है मैडम। या तो आपको फंडिंग है कि आप अपने सोर्स से फंड करा लें,
या फिर आप लोन लें, वो बैंक लोन होता है। लेकिन अगर स्टार्टअप है, कुछ नया आइडिया है, तो आपको एंजल फंडिंग हो सकती है। एंजल फंडिंग में वो या तो इक्विटी लेते हैं या डेट की तरह होता है, जो लोन आप जैसे नॉर्मल लगता है। तो स्टार्टअप इंडिया या इस तरह के एंजल फंड्स होते हैं, वो आपके 95% तक फंडिंग कर देते हैं। सर और उनको कैसे अप्रोच किया स्टार्टअप जाता है? इंडिया, अच्छा, सॉरी सर। सबसे पहले तो आप अपने आप को स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराएं, या गवर्नमेंट की, जैसे मैंने आपको बताया, आई स्टार्ट एक राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, वो सेंटर है, वहां आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं। या जैसे हमारे जो हैकेथन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के हैकेथन होते हैं, वहां आप अपने आप को, उन हैकेथन में आप पार्टिसिपेट करें और आपका आइडिया सेलेक्ट होता है, तो आप फिर इन फंडिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये है। और उसमें फिर आपको एंजल फंडिंग के थ्रू बेनिफिट मिलता है। 90% वो लोग देखते हैं कि आपके आइडिया में कितना स्कोप है। और वो रिस्की बिजनेस होता है, कोई भी नया आइडिया है वो रिस्की होता है, उस रिस्की बिजनेस को वो फंड करते हैं। और उनका बेसिक एम यही होता है कि अगर हम 10 लोगों को फंड करेंगे, हो सकता है 2 लोग सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर वो 2 लोग जो हैं वो बाकी 8 लोगों का लॉस बियर कर लेंगे, उनका सक्सेस इतना ज्यादा होगा। अच्छा तो ये इस तरह से हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, उसके तहत हम बेनिफिट ले सकते हैं। पर सबसे पहले अपने आइडिया को कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराए, अपने आइडिया को प्रूव करना बहुत जरूरी है। सर, ऐसे कोई एरियाज हैं पर्टिकुलर जिसके लिए फंडिंग के प्रायोरिटीज सेट होती हैं, कि किस किस सेक्टर में अगर आपका आइडिया है तो हाँ, उसको प्रायोरिटी पे फंड मिल जाता आप है? जैसे सबसे गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का इस स्टार्टअप में सबसे आसान है कि आप गवर्नमेंट को हेल्प करें। अच्छा। जहां गवर्नमेंट की खुद की रिक्वायरमेंट है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर का मैनेजमेंट है, वो एक प्रॉब्लम है। या कोई सोसाइटी को बेनिफिट हो कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो वहां गवर्नमेंट आपको ज्यादा फंड देती है। अच्छा अभी गवर्नमेंट का है लो कॉस्ट हेल्थ फैसिलिटीज पे, तो ऐसा कुछ आप डेवलप करना चाहें, कोई ऐप जिससे गवर्नमेंट को लो कॉस्ट पे अपनी जो है मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, क्या कोई डिवाइस है, वो आप डेवलप करें। जैसे बहुत हॉस्पिटल्स में 50-50 लाख 1-1 करोड़ के डिवाइसेज हैं, आप कुछ ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश करें जो 5 या 10 लाख में मिल जाए, तो उस तरह के लिए गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। उन चीजों में आपको, मैं ज्यादातर जो आइडिया सेलेक्ट हुए हैं, मैं वो सब मेडिकल या हेल्थ पे हैं या सोशल इम्पैक्ट वाले हैं, जिनमें गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। या एनवायरनमेंट और सर, जो एनवायरनमेंट? एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है, एनवायरमेंट में भी है। आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है, जैसे आप मुझे कुछ शेयर करें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह के आइडिया जो है वो इसमें सेलेक्ट होते हैं। सर बहुत ज्यादा तो अभी इसके बारे में मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जस्ट जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं तो एक वेग रहता है, एक बहुत हाँ, ब्रॉड है आइडिया जनरेशन, कि आप आइडिया जनरेट करो। तो एक उनको पर्टिकुलर हम डायरेक्शन या एक पर्टिकुलर हम एरिया हम उसको उनको सजेस्ट करें कि आप इस एरिया हाँ, में अपना जाकर डेफिनेटली। के आइडिया आप जनरेट करिए, आप इसके बारे में सोचिए, तो स्टूडेंट को एक एक डायरेक्शन मिलती है सर। इसलिए उस वे में मैं जानना चाहती थी। सर एक आपने स्कीम्स के बारे में बताया कि एमएसएमई में स्कीम्स भी हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्किल्स हाँ, स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, या इसके बारे में सर थोड़ा सा आप हमें एक बार थोड़ा सा और विस्तार से कि हम बताइए? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, अच्छा। और उनको हम कि, फंडिंग, क्या मतलब उससे हम अपने लेवल पे करते हैं, जिसमें हमको फैसिलिटीज मिलती हैं ऑनलाइन रहता है सर ये? उस पे। नहीं नहीं, ऑनलाइन नहीं होता है वहाँ। जैसे हम यहाँ ज्यादातर तो जैसे वुमेन के लिए फैशन गारमेंट्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, गारमेंट फूड पे रिलेटेड प्रोग्राम है, वो ज्यादा जयपुर में ही ज्यादा चलते हैं। हम ये बेकरी प्रोडक्ट्स पे एक प्रोग्राम यहाँ करते हैं स्किल डेवलपमेंट का, जयपुर में हमारे ऑफिस में। और गारमेंट रिपेयर, मतलब गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे करते हैं। डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, और हम वहां प्रोग्राम करते हैं जहां उसकी फैसिलिटी हो, लैब, इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। थैंक यू सो मच आप सर। जैसे मैडम स्टार्टअप आइडिया की बात करें, जी सर। मैं आपको बताता हूँ कुछ आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिनको गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है। जी सर। जैसे है
लॉन्ग एंड्योरेंस बैटरी ऑपरेटेड एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रॉन। तो बैटरी जो आपका एग्रीकल्चर स्प्रे है, पेस्टिसाइड को स्प्रे करने से लोग किसानों को आजकल कैंसर होने लगा है, तो उसके लिए स्प्रे ड्रोन बनाए गए हैं, उसके लिए गवर्नमेंट फंड कर रही है। ऐसे ही बनाना ट्री को हैवी विंड से रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए MUSA फोल्डर होता है, मतलब आसपास उसके किस तरह का डिवाइस लगा दी जाए ताकि वो हैवी, बहुत बड़े ज्यादा रेन्स और मतलब हैवी विंड्स में वो कंट्रोल कर सके। और फायर रिटार्डेंट जूट फाइबर बाय नैनो कोटिंग, तो ये एक है ऑटोमेटिक फ्रूट प्लकिंग ड्रोन। इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारी है ये। और जो राजस्थान में सिलेक्ट हुए हैं, मैं तो आपको एक मिनट शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने फ्लोटेबल सोलर सोल्यूशन फॉर फिश एंड प्रॉन फार्मिंग, उनको फीडिंग करना, और वो ऑटोमेटिक फीडिंग के हिसाब से वो काम करते हैं। इस तरह से है ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस, अच्छा, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया है। ऑटोमेटिक ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे मरीजों में। सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट, तो बहुत सारे सोलर पैनल राजस्थान में लग रहे हैं, उनको रोबोट्स क्लीनिंग होते हैं, क्लीनिंग, ऑटोमेटिक क्लीनिंग हो जाए तो आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बायोगैस जनरेशन फ्रॉम फ्लोरल वेस्ट एंड सब्सिक्वेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो बहुत सारे फूलों का जो वेस्ट होता है उससे बायोगैस बनाने का है। एल्युमिनियम एयर बैटरी डिजाइन, ऐसे कैंपस मोबिलिटी ई व्हीकल, पोर्टेबल बॉल मिलिंग मशीन्स, ये है। ये बहुत सारे छोटे छोटे आइडिया हैं। और जैसे एक है वुड पायरे फॉर फिल्डर्स बाय यूजिंग काउ डंग, एग्रीकल्चर वेट्स एंड हर्बल गोमा समीरिया। तो ये हमारी बहुत सारी लकड़ियां कट जाती हैं फिल्डर्स में, उसके लिए काउ डंग को आप इकट्ठा करके उससे आप बनाएंगे तो वो, उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है। ये बहुत सारे आइडिया हैं जो इन पे गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सकती है। और थैंक यू सो मच सर। बाकी और कुछ मैडम आइडिया, कुछ हो क्वेश्चन तो बताएं। क्या किसी के क्वेश्चंस चैट बॉक्स? सर हम एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेरी है तो, अदरवाइज। हाँ, एक क्वेरी थी कि गवर्नमेंट आपको बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। अच्छा जी सर। तो मैं बता देता हूँ, हमारी जैसे मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ MSME की है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें आप 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन, प्रोजेक्ट बना के। आपको अपना प्रोजेक्ट बेसिक आइडिया हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका आइडिया को डेवलप करेंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे एक लेवल तक, और ताकि आप अप्लाई कर सकें। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आपको 5 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है। उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी है, डायरेक्ट सब्सिडी नहीं है। जो इंटरेस्ट लगेगा उसपे 5 से 8% तक इंटरेस्ट सब्सिडी है। जैसे छोटा प्रोजेक्ट है 20 लाख तक का, तो उसपे 8% इंटरेस्ट सब्सिडी है, और 20 लाख से बड़े हुए 6%, फिर ज्यादा 2 करोड़ से ऊपर में 5% इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बड़े फंडिंग है। और अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाते हैं, 5 करोड़ से ऊपर का कुछ प्रोजेक्ट लाते हैं नया, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आपको स्पेशल राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में हेल्प करेगी, जिसमें आपको इजी, मतलब कम प्राइस में लैंड अवेलेबल कराई जाएगी और आपको फंडिंग भी करी जाएगी। और उसके बाद आपको इनकम टैक्स वगैरह का बेनिफिट है। एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक बहुत अच्छी स्कीम है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो अगर आपका प्रोडक्ट में कोई पॉल्यूशन एनवायरमेंट हैजार्ड ऐड नहीं है तो आपको 3 साल तक किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपको कोई आके नहीं पूछेगा कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ लाइसेंस है आपके पास। 3 साल के बाद आपको इस तरह की चीजें में जरूरत पड़ती है। तो 3 साल में आप अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लें, बिजनेस डेवलप कर लें और अपने लाइसेंस ले लें।
तो सर इसमें आइडिया होना ही तो सफिशिएंट है कमलेश या? वर्मा कह रहे हैं कि एमएसएमई इनोवेशन जो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इससे स्टडी अदर वर्क के साथ कैसे मैनेज करें। तो कमलेश मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मुझे बिजनेस वही करेगा जिसके अंदर एक आग होगी। और जब आप अपना काम करते हैं, जैसे आप ये हम समझते हैं ना, हम जब स्टूडेंट थे तो अगर हमें कोई क्रिकेट खोलने को बोलता था तो हम मतलब मई जून के महीने में भी पूरे दिन क्रिकेट खेलते थे धूप में, और अगर वही हमें कोई काम बोल दे तो हमें याद आता था इतनी गर्मी में हम कैसे बाहर निकले। तो ये चीजें हैं जो आपका इंटरेस्ट होता है, तो टाइम आपको निकालने की जरूरत होती है। और फिर मैं कहूंगा कि स्टडी, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 80-90% मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। सर जिन स्टूडेंट्स के पास आप 2 केवल घंटे भी आइडिया है। पढ़ेंगे तो आप सर हेलो। बिल्कुल टाइम तो मैनेज करने की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेज करने की जरूरत है। और आइडिया होना चाहिए, आइडिया को डेवलप करते रहें, काम शुरू कर दें। जैसे मैंने निरमा वालों का आपको शेयर किया कि आप 1 घंटा निकालें अपने बिजनेस के लिए, आपको प्रॉफिट आएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप 2 घंटे निकालेंगे, फिर 3 घंटे निकालेंगे। तो स्टडी 12th के बाद एक्चुअली किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं। हम स्कूल और कॉलेज इसलिए नहीं जाते कि हमें जॉब मिलेगी इस डिग्री से। हम स्कूल जाते हैं ताकि हम अपने माइंड को डेवलप कर सकें। आपका माइंड इस लेवल का हो कि आगे लाइफ में जो स्ट्रगल है वो आप झेल सकें। तो जितना आप स्कूल के लेवल पे पढ़ाई करेंगे अच्छे से, आप उतने ही एक्सपर्ट बनेंगे, आपका माइंड डेवलप करेगा, आपकी रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, चीजों को समझने की चीज जो है क्षमता वो बढ़ती जाएगी। ऐसे ही कॉलेज लेवल में हम उसको एडवांस लेवल का करते हैं। तो मेरे ख्याल से कमलेश मेरी बात समझ रहे होंगे। सर यस सर। आप क्या पढ़ रहे हैं कमलेश? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ सर, मैं मास्टर्स का फाइनल ईयर है इस बार। कौन सी सब्जेक्ट में? एमए पॉलिटिकल साइंस सर। एमए पॉलिटिकल साइंस में। यस ठीक है, सर। तो आपने एमए पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया ये बता दीजिए। सर एमए हमारे महाविद्यालय में सर 2 ही सब्जेक्ट हैं पीजी में अंदर, एक तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो मेरे पास केवल यही एकमात्र ऑप्शन था रेगुलर। मैं एक एनएसएस वॉलंटियर हूं सर, और मुझे एनएसएस ज्वाइन करना था, तो इसीलिए मुझे महाविद्यालय में एक रेगुलर स्टूडेंट होना आवश्यक था उसके लिए। तो आपको इसीलिए एनएसएस के लिए आपने पॉलिटिकल साइंस लिया? यस सर। एनएसएस का मतलब क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम सर, समाज सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य जो हम दूसरे स्वयं के हित में ना सोचकर दूसरों के हित में सोचे सर, वही से एनएसएस है सर। तो एनएसएस आपको, आप एक सोशल सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ना। यस सर। पॉलिटिकल साइंस यही तो पढ़ाता यस सर। है ना। तो ये है, और हमारी स्टडी इतनी इजी है कि मुझे पता है कि लास्ट के 15 दिन पढ़े ना एग्जाम के तो पास तो। सर हमारा महाविद्यालय, हमारा कॉलेज राजस्थान का फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे इनोवेशन काउंसिल हम लोगों ने स्टार्ट की है। और आप सोचे आपके पास कोई आइडिया हो तो बताएं। सर आई हैव नो आइडिया, बट मैं कोशिश करूंगा सर इससे रिलेटेड जो भी मुझसे हो पाएगा सर। ठीक है, तो आप मैडम को 10 दिन में बताएं कि आपके आसपास के समाज में लोग क्यों परेशान हैं। आप ऐसी 10 परेशानियां लिख के लाएं और 10 परेशानियों को रेट करें कि ये परेशानी सबसे ज्यादा है। फिर हम देखेंगे उन 10 परेशानियों में से कौन सी परेशानी हम हल कर सकते हैं। जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सबसे यस सर। पहला काम क्या? आइडिया। आइडिया कहाँ से आएगा? परेशानी से। तो लोग परेशान नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, है सर ना। आप मैं समझिए, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, वो परेशानियां पैदा करती हैं। यस सर। आप परेशान नहीं थे, आप यहाँ घर में रहते थे, अपने अच्छे से खाते थे पीते थे हम, और गांव में रह के सारी सुविधाएं थी। लेकिन उन्होंने कुछ टीवी एक जनरेट कर दिया कि अब तो टीवी चाहिए, टीवी के बिना आदमी परेशान हो जाता है। अब मोबाइल जनरेट कर दिया कि मोबाइल नहीं है तो आदमी परेशान है। तो ये परेशानियां पैदा की पहले उन्होंने, और फिर हम परेशान हो रहे हैं। नहीं तो हम पिछले हजारों साल से बिना मोबाइल और टीवी के थे ना, यस सर। बिना टूथपेस्ट के भी थे, और जो पिज्जा बर्गर के बिना भी काम चलता था। लेकिन आजकल लोग जो है गांव में रहना नहीं चाहते कि वहां ये चीजें नहीं मिलती हैं।
और जब शहर में परेशान हो जाते हैं फिर वापस गांव जाते हैं। तो ये आप परेशानी ढूंढें और परेशानियों को हल करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, और और नाइस किसी नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। सर मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमारा महाविद्यालय राजस्थान का पहला गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे हम इनोवेशन काउंसिल हमारी स्टार्ट की है हमने, और हम जुड़े हैं एमएचआरडी से। और पिछले 3 साल से सर काफी हमने अवेयरनेस के लिए यहाँ पे काम किया है। इस सेशन में हम लोगों ने 4 आइडियाज हमारे स्टूडेंट्स के एमएचआरडी सबमिट किए हैं सर। तो कमलेश जैसे ही बहुत एनर्जेटिक स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और पूरी उम्मीद है मुझे कि हम इसमें और आगे सक्सेस हासिल करेंगे। सर मैं नहीं, अच्छा है, आप करें। आप देखिए, आपको जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना होस्ट इंस्टीट्यूट की, जी तो सर की आप अपने कॉलेज में जो गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू एक सेंटर डेवलप करें। वो बहुत बड़ा नहीं है, 5-6 कमरे इस तरह के आइडेंटिफाई कर लें जहां आप स्टूडेंट बैठ सकें, नेटवर्किंग इंटरनेट फैसिलिटी हो, और एक थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम हो, छोटा सा ही हो। एक एक आपके पास एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां आप इस तरह के लोग आए हैं और वो डिस्टर्ब नहीं हो कि आज यहाँ मैथ्स की क्लास लग जाएगी, आज यहाँ फिजिक्स की क्लास लग जाएगी। तो वो इन सब डिस्टरबेंस से फ्री अगर एक एरिया आप आइडेंटिफाई करके स्टार्ट करते हैं तो आप अपने आप को होस्ट इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। जी सर। जी सर सर इसमें जो स्टूडेंट्स के, जैसे एक स्टूडेंट है उसके पास एक आइडिया है, तो क्या वो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा सकता है सिंपल आइडिया से, या उसके पास एक प्लान होना चाहिए या प्रोजेक्ट प्लान उसको प्रिपेयर करना चाहिए? नहीं, स्टार्टअप इंडिया में स्टार्टिंग में नहीं करा पाएगा जब तक वो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा डेवलप नहीं करेगा। इसके लिए आपको आइडिया को बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे मैंने बताया आई स्टार्ट करके एक है हाँ। जयपुर में। हम्म। अच्छा, तो जैसे किसी आई स्टूडेंट के स्टार्ट में पास, अपने आप को हाँ, रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा, जिसके पास सिंपल आइडिया है वो आई स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकता हाँ, और उसमें इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, आई स्टार्ट आइडिया है ऐप बनाने का, लेकिन वो है कॉमर्स का बैकग्राउंड का आदमी, है। तो वो फिर एक ऐसे आईटी के पर्सन को अपना कंपनी बनाए। तो एज कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा या एज इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है, या एज कैसे, एज ग्रुप इंडिविजुअल या? भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अच्छा। स्टार्टअप इंडिया में तो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, लेकिन आपको ये आई स्टार्ट वगैरह में आप अपने इंडिविजुअल की तरह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारी मिनिस्ट्री है और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैकाथॉन हम्म। ऑर्गेनाइज करती हैं, इस तरह के हम्म। कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती हैं। वहां अपने आप को आप कंपटीशन में अपने आप को प्रेजेंट करें, और उन कंपटीशंस में आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको फंडिंग मिलती है फिर आपके आइडिया को डेवलप करने के लिए। तो आइडिया को एक लेवल तक ले जाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, तो जहां भी इंक्यूबेशन सेंटर है वहां अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा, यानी इंक्यूबेशन सेंटर पे हम स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि आप कोई किसी के पास कोई आइडिया हो तो इंक्यूबेशन सेंटर पे रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हाँ थैंक यू सर। ये जी हम जी। सबका सौभाग्य रहा कि आप स्वयं एमएसएमई से ही हमें इतनी अच्छी, इतनी ज्ञानवर्धक जानकारियां मिल सकी। अ, आगे मैं हम पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि कभी हमें आपको ऑफलाइन सुनने का भी मौका मिलेगा, तो हम बहुत सारे और पार्टिसिपेंट्स को इसका फायदा दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आग्रह करती हूँ महाविद्यालय परिवार के ऊर्जावान एवं कर्तव्यनिष्ठ सम्माननीय श्री रुबेन सरन माथुर सर का। सर हम्म। आज का सत्र विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा, और साथ में ये पता चला कि अगर उनके पास स्टार्टअप की योजना है, स्टार्टअप का प्लान है, तो उनको उनके स्टार्टअप पे निवेश करने के लिए, उनको आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की। बहुत सारे निवेशक हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो उनके स्टार्टअप में उन पे भरोसा करने के लिए तैयार। तो मैं आदरणीय गिरीश जी सर का पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि
उनके और भी सत्र, हम उनका ऑफलाइन सत्र भी यहाँ आयोजित करवाएंगे और ऐसे और भी वेबिनार और भी सत्र हम करवाते रहते हैं। और इसलिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने हम सबको प्रेरित किया, सारे स्टूडेंट्स ने। और साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फीडबैक फॉर्म का लिंक है, ये हमने सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेंड कर दिया चैट बॉक्स। जो फीडबैक फॉर्म भरेंगे उन स्टूडेंट्स के पास ये इसका जो प्रमाण पत्र है ना आज के वेबिनार का, वो जाएगा मेल आईडी पर। तो सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि जो चैट बॉक्स पे दिया हुआ है आपका लिंक फीडबैक फॉर्म का, उसको भरें। भरते ही आपके पास आज के वेबिनार का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा, है ना। एक बार पुनः आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट एंड कर फॉर्म कोई भरेगा तो नहीं, भरा नहीं होगा तो किसी ने फीडबैक फॉर्म ठीक है बंद हुआ ना। अच्छा, फीडबैक फॉर्म सभी भरे। अगर फीडबैक फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आएगा। जिनने भी अटेंड किया है वो सब फीडबैक फॉर्म भरे, वरना सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आएगा। ग्रुप्स, फीडबैक फॉर्म का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शेयर किया जा रहा है। किसी को फीडबैक फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो बताएं। अच्छा,